यूपी में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी राजनीतिक दलों ने इन उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यूपी की 7 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। इन उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। प्रत्याशियों के साथ साथ स्टार प्रचारकों ने भी कई चुनावी सभाएं की। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने भी कई जनसभाएं की। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें टुंडला, बुलंदशहर, नौगावा सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी और देवरिया सदर की सीटें शामिल हैं। तो शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 3 नवंबर को होगी वोटिंग। 7 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। 7 सीटें टुंडला, बुलंदशहर, नौगावा सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ। तो घाटमपुर, बांगरमऊ, मल्हनी, देवरिया सदर, ये 7 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं 3 नवंबर को। और हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे देवरिया से उमाशंकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्नाव से अनुज गुप्ता, कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा हैं, तो लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि चाहे इन 7 सीटों पर वोट डाले जाने हैं लेकिन जो सरगर्मियों का केंद्र है वो लखनऊ भी है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो इन उपचुनाव को 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि चाहे वो सत्ताधारी भाजपा सरकार हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि इस उपचुनाव में अगर वो जीतने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में माहौल बनेगा। और यही कारण है कि लगातार इन उपचुनाव में 7 सीटों पर चाहे बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता हों या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने लगातार इन 7 सीटों पर जनसभाएं की हैं, चुनाव प्रचार किया है और आज ये चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं हर दल ये कोशिश में रहेगा कि इन सीटों पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर ये जीत सभी राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी अहम होगी। और यही कारण है कि चाहे मल्हनी की बात करें, चाहे देवरिया की बात करें, बांगरमऊ जो कि कुलदीप सेंगर के सीट खाली हुई है, और अगर उधर पश्चिमी यूपी में बात करें तो बुलंदशहर है, नौगावा सादात है और टुंडला, इन सभी सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दल, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसकी स्थिति बांगरमऊ और घाटमपुर में खासा मजबूत है, तो वो वहां पर जीत की स्थिति में। दूसरी ओर सपा की माने तो सपा भी ये कह रही है कि चाहे वो देवरिया हो या मल्हनी हो, जहां पर लकी यादव लड़ रहे हैं, वो उनके मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। जबकि भाजपा की अगर बात करें तो बुलंदशहर समेत तमाम सीटों पर उसका दावा है कि जिस तरह वो पिछले चुनाव में सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, एक बार फिर जिस तरह से योगी सरकार ने प्रदेश में काम किया है उसके आधार पर सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और फिर 3 तारीख को इन 7 सीटों पर चुनाव होगा और फिर 10 तारीख को मतगणना में देवरिया चलते हैं। उमाशंकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवरिया, वादों और दावों के बीच अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, मौके पर क्योंकि आप हैं, क्या नजर आ रहा है, क्या हलचल है? देखिए, तकरीबन 2.5 घंटे से भी कम का समय वक्त बचा है, जिसके बाद यहाँ देवरिया सदर विधानसभा सीट का प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी पैदल ही गांव और लोगों के पास मुलाकात करेंगे। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो 29 साल बाद देवरिया सदर विधानसभा सीट का एक बार राजनीतिक समीकरण बदलने जा रहा है। आज अगर हम जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय में सभी प्रमुख पार्टियां बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और कई किलोमीटर तक एक लंबा जुलूस निकालकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। लेकिन अगर हम लड़ाई की बात करें तो इस जो चुनावी जंग है उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू हैं, उनका भी इस पूरे भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि वह सदस्य रह चुके हैं और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उनको भी कम नहीं आंका जा सकता है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने जो है यहाँ के कार्यकर्ता को अपना टिकट दिया है। इस प्रकार से देखा जाए तो वो भी लड़ाई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी 2 बार यहाँ पे अपनी बात आजमा चुकी है, वही कैंडिडेट है जिसके बाद
चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से जो 3 तारीख को वोटिंग होगा, फिर 7 तारीख को जो माफ करिएगा जो 10 तारीख नवंबर को अपना इसका रिजल्ट आएगा, यही देखने को मिलेगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर बद रहा है। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, चूंकि देवरिया विधानसभा में तकरीबन 3.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 50,000 वोटरों ब्राह्मण हैं, तो इस बार जो प्रमुख सियासी दल है उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट उठाए हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई यहाँ का भावी विधायक होगा। जी बिल्कुल। और अनुज गुप्ता उन्नाव से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज, अगर बांगरमऊ सीट की बात करें तो यहाँ सालों तक एक नाम की धमक सुनाई दी, वो नाम विधायक बनता रहा, लेकिन अब नाम बदनाम हो चुका है। बदले हुए समीकरणों में क्या नजर आ रहा है आपको, क्या भाप पाए हैं आप अब तक? देखिए, कहीं ना कहीं 50 सालों बाद बीजेपी के कब्जे में ये सीट आई थी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दमखम दिखाते हुए इस सीट पर 50 साल बाद बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन अब विधायक जेल के अंदर हैं और यहाँ पे भाजपा के लिए कड़ी टक्कर सपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी से नजर आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 बार यहाँ आ चुके, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह भी यहाँ जमे हुए हैं। अगर हम सपा की बात करें तो सपा से जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, इसके साथ ही एमएलसी और कई विधायक यहाँ पे सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ ही प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, इसके साथ ही बसपा की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा यहाँ पर प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर चुके हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है जो भाजपा, कांग्रेस और सपा के बीच में है। जी। जब यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनसे बात की गई तो वोटर्स यहाँ पे बहुत साइलेंट है, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं जो नाराजगी है विधायक के परिवार में किसी को टिकट ना दिए जाने को लेकर। वहीं अगर सपा की बात करे जाए तो जो मुस्लिम कैंडिडेट अभी तक चुनाव लड़ते रहे थे यहाँ से, उनको टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने अपना जो दांव है वो अपने पूर्व प्रत्याशी पर ही लगाया है और वो इकलौती मात्र प्रत्याशी हैं। हालांकि उनका जो बैकग्राउंड है, जो राजनीतिक सफर रहा है, वो गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित की बेटी है, जिसको लेकर विकास के नाम पर वो यहाँ वोट मांग रही है। और जिस तरह से बांगरमऊ सीट पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे वो एक मामले में जेल गए, जिसके बाद अब यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो बेटी बचाओ के नाम पर वोट मांग रही हैं। वहीं जो बसपा है, जो सपा है, वो भी लगातार सबके अपने अपने दावे हैं, हर कोई अपने अपने वादों के साथ जनता के बीच पर यहाँ उतर रहा है। सौरभ मिश्रा का रुख कर लेते हैं, कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। सौरभ मिश्रा, जरा ये बताएं, सियासी कसरत और इस भागम भाग में नेता लोग तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या वाकई इतना शोर है? देखिए, जाहिर तौर पर अब कुछ घंटे बचे हैं प्रचार के लिए। जिस तरीके से जो नेता थे वो डोर टू डोर गए, जनता कई नेताओं से मिलती है, लेकिन उसके मन में क्या है ये बड़ा सवाल है। चूंकि ये यहाँ पर 3,19,148 वोटर है घाटमपुर विधानसभा में, जिसमें करीब 1.25 लाख जो है पुरुष हैं और 1.25 लाख के करीब महिलाएं हैं। इसमें सबसे ज्यादा वोटर जो है वो दलित पिछड़े वर्ग के हैं। तो ये दलित वोट बैंक इस चुनाव को तय करेगा। और आज से पहले यहाँ पर समाजवादी या बसपा के ही विधायक चुने गए हैं। बीजेपी चूंकि जब योगी की लहर चली, योगी आदित्यनाथ की, तो उस लहर में पहली बार यहाँ पर बीजेपी जीती थी और सालों बाद जब बीजेपी जीती है तो आज उनकी साख का सवाल है। स्वयं मुख्यमंत्री ने रैली की, डिप्टी सीएम यहाँ पर आए, प्रदेश अध्यक्ष आज भी यहाँ पर हैं और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर जा रहा है, हर गांव वाले को विश्वास दिला रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपको कहीं पर भी अन्याय नहीं होगा, आपके संग। किसानों के लिए तमाम योजनाओं की बात की जा रही है, बिजली घरों की बात की जा रही है, तमाम वो जमीनी हकीकत की बात की जा रही है, तमाम वो योजनाओं का बात की जा रही है कि हम आपको योजनाएं, जो धरातल पे जो भी योजनाएं हैं उनको सक्सेस पूरी तरीके से करेंगे, आप हम पर विश्वास कीजिए। और इसी तरीके से जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने मन से कहा था। तो बीजेपी की साख का सवाल है, क्योंकि इससे पहले वहां पर समाजवादी पार्टी और वीएसपी के ही विधायक चुने गए हैं और इस बार भी जो पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस का लेकिन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जा रहे हैं, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उन्हें, लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक या तो दलित वोट बैंक है, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो एक बड़ी आबादी है। ये 2 वोट बैंक ऐसे हैं जिसकी तरफ चले जाएंगे, जिसकी तरफ इनका पलड़ा भारी होगा, निश्चित तौर से वो जीत जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार अपनी जीत के दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी चूंकि वो पूर्व में विधायक रहे, 2017 तक वो रहे थे, वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वही बीएसपी का कहना है कि हम इस बार निश्चित तौर से जीतेंगे, क्योंकि दलित और पिछड़े लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हम दलितों के न्याय कराते हैं, हम दलितों के साथ खड़े हैं।
वो अपनी तरफ से दावे कर रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी तरफ से दावे कर रही है कि मुस्लिम हमारे साथ है, तमाम वो लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल, तो सभी के दावे हैं, सभी के वादे हैं कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतर पाता है, 10 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप सभी का, अनुज, सौरभ, राजीव, उमाशंकर भट्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव प्रचार के शोर को थमने में अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक कानपुर की घाटमपुर सीट है। यहां भी मुकाबला कड़ा है और जानकार मान रहे हैं कि ये सीट बचाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए। और सीएम योगी की ये जनसभा ये बताने के लिए काफी है कि घाटमपुर का ये उपचुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जी हां, यूपी में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से घाटमपुर सीट का उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कानपुर जिले की ये सीट जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। मंत्री कमला रानी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है, या यूं कहें कि ये वोटर्स घाटमपुर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दरअसल ये मुश्किल सीट भाजपा ने पहली बार 2017 में जीती थी, जिसके बाद विधायक कमला रानी को सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट में जगह देकर मंत्री बनाया। हालांकि बीते दिनों उनका कोरोना के चलते आकस्मिक निधन हो गया। यहां 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य किए हैं। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए। और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। यह तय है कि बीजेपी के लिए ये सीट बेहद कांटों भरी होने वाली है। उसके पीछे की मुख्य वजह है टिकट का चयन। घाटमपुर सीट पर चर्चा थी कि कमला रानी की मृत्यु के बाद पार्टी उनकी बेटी को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए उपेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसकी वजह से कमला रानी के समर्थक नाराज हो गए हैं और यही बीजेपी के लिए घाटमपुर में एक बड़ा सिरदर्द है। हालांकि इन सब के बावजूद उनकी बेटी ने बगावती तेवर नहीं अपनाए हैं, जो बीजेपी के लिए राहत वाली बात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र पासवान पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने पिछली बार के सपा विधायक इंद्रजीत हैं। बताया जाता है कि सीट पर पहली लड़ाई भाजपा की भाजपा से है, फिर सपा से। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा नेतृत्व अपनी जीत को बरकरार रख पाएगा? दरअसल इस सीट से भाजपा पहली बार 2017 में चुनाव जीती थी। जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीन पर सपा मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अखिलेश यादव सरीखे नेता अभी यहां प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज घाटमपुर का मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि स्थानीय सपा के नेता लगातार जनता से जनसंपर्क बना रहे हैं। वहीं बसपा अपने कैडर वोट मजबूत करने के लिए जगह जगह मीटिंग्स कर रही है। कांग्रेस भी कुछ जोर लगा रही है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को भी एक पुश की जरूरत दिखाई पड़ती है। कम शब्दों में कहें तो घाटमपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। यूपी में होने जा रहे 7 सीटों के इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2022 के चुनाव में अब 13-14 महीने का ही वक्त बचा है और इसीलिए ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। सीएम की ताबड़तोड़ रैलियां और स्टार प्रचारकों की लंबी लंबी लिस्ट ये बताने के लिए काफी है कि ये उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 21% प्रत्याशी दागी हैं। 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से 21 पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया। एक एक प्रत्याशी की कुंडली खंगालने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उपचुनाव में लड़ रहे 39% प्रत्याशी करोड़पति निकले। सबसे ज्यादा संपत्ति समाजवादी पार्टी की देवरिया सदर प्रत्याशी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी के पास है। 31 करोड़ के मालिक ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने 88% उम्मीदवारों में 21% प्रत्याशियों को दागी बताया है। मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीएसपी के 7 में से 5 उम्मीदवार दागी हैं। समाजवादी पार्टी के 6 में से 5 प्रत्याशी दागी हैं, जबकि कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। धनंजय सिंह के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या का भी आरोप है। बुलंदशहर से बीएसपी के प्रत्याशी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ रेप के आरोप सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो बीएसपी के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसपी के 5 जबकि बीजेपी के 4 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं इस बार ज्यादातर उम्मीदवार शिक्षित हैं। 88 में से 47% उम्मीदवार ऐसे हैं जो ग्रेजुएट या फिर उससे अधिक पढ़े हैं। 26 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास के बीच के हैं, तो 10 प्रत्याशी साक्षर हैं, जबकि 1 प्रत्याशी ने खुद को अशिक्षित बताया है। ये सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देवरिया के एक निर्दलीय उम्मीदवार करोड़पतियों के बीच अनोखे तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वे कभी लोगों के ठेले को धक्का दे रहे हैं तो कभी किसी और तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।